नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है TURP या प्रोस्टेट का दूरबीन विधि से इलाज। TURP का दोस्तों फुल फॉर्म ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट के बारे में हमने पहले भी कई वीडियोज में जानकारी दी है। ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि प्रोस्टेट का जो साधारण एनलार्जमेंट होता है उम्र के साथ साथ उसके ट्रीटमेंट में काम में आता है। दोस्तों, शुरुआत में जब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया किसी मरीज को इफेक्ट करता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब में रुकावट होना, पेशाब की धार का पतला हो जाना, पेशाब करते समय जोर लगाने की जरूरत, या पेशाब करने के बाद कुछ मरीजों को ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है, फिर से मैं पेशाब कर लूं। दिन में या रात में बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। पेशाब लगती है तो पेशेंट बहुत तीव्र गति से पेशाब जाने की इच्छा होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको होते हैं तो शुरुआत में तो मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवाइयों से ही इसका इलाज किया जाता है। जब मरीजों को दवाइयों से भी राहत नहीं मिलती है या बार बार उनका पेशाब पूरी तरह से रुक जा रहा है और नली डालने की जरूरत पड़ रही है, या पेशेंट को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं या ब्लैडर स्टोन्स हो रहे हैं या पेशाब में खून आ रहा है, तब हमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन की जब सलाह दी जाती है तो आपका हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आपके यूरोलॉजिस्ट किस तरह से आपका ऑपरेशन करते हैं। तो शुरुआत में जब हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं ऑपरेशन के लिए तो कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ECG किया जाता है, एक्सरे चेस्ट किया जाता है, आपकी जनरल फिटनेस को इवेलुएट किया जाता है। कुछ मरीजों में हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन, इस तरह की फिटनेस ली जाती है जिनको पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एडवांस्ड एज, इस तरह की, या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं उनमें कार्डियोलॉजी का भी ओपिनियन लेके और उनसे फिटनेस ली जाती है। यूजुअली आप सर्जरी के एक रात पहले या सर्जरी के ही मॉर्निंग में एडमिट होते हैं। आपको 6 घंटे तक भूखा रखा जाता है और उसके बाद ऑपरेशन के लिए आपको लिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में आपके रीढ़ की हड्डी में एक छोटी सी सुई इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपका शरीर का आधा भाग जो है, निचला हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है और उसके बाद इस ऑपरेशन को किया जाता है। इस ऑपरेशन में एक पतली सी दूरबीन आपके नेचुरल यूरिन पैसेज के अंदर प्रवेश करती है। आपके शरीर पे कोई कट या इंसिजन नहीं लगते हैं और इस दूरबीन के ही द्वारा अंदर एक रिसेक्टोस्कोप दूरबीन मशीन ले जाकर और प्रोस्टेट के छोटे छोटे चिप्स काटकर निकाले जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, रिसेक्टोस्कोप जो है एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि एक गर्म वायर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक इस रिसेक्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के टिप पे एक गर्म हॉट वायर रहती है और इस वायर से बार बार आगे पीछे कर आपके यूरोलॉजिस्ट जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के रुकावट करने वाले हिस्से को काट कर निकालते हैं और ये सारे चिप्स जो हैं आपके नेचुरल पेशाब के रास्ते से ही कट करके निकाले जाते हैं। तो ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक वीडियो कैमरे से कनेक्टेड होता है। आप अपनी सर्जरी खुद देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो ये यूजुअली ये प्रोसीजर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रभाव आपके शरीर पे लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। उसके बाद आपके पैरों में जनरली पावर आराम से वापस आ जाती है। जब आप एडमिट होते हैं प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए तो कुछ बातों का आपको खास ध्यान में रखना होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में इस ऑपरेशन को कराने के बाद जनरली 5 से 6 घंटे तक आपको फूड नहीं दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको लिक्विड्स दिए जाते हैं। लिक्विड से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई उल्टी, नॉजिया, वॉमिटिंग नहीं हुई तो फिर आपको आगे डाइट एडवांस की जाती है। नॉर्मल डाइट पे आप सेम डे ही चले जाते हैं। यूजुअली आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद छोटे मोटे क्या प्रॉब्लम्स या आपको किस बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जब ये ऑपरेशन होता है तो आपको एक पेशाब के रास्ते में कैथेटर या पेशाब की नली रखी जाती है और इस नली में इसलिए रखी जाती है क्योंकि आपका पेशाब का ड्रेनेज अच्छी तरह हो सके और पेशाब के रास्ते में जो सूजन वगैरह है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। इस पीरियड में आपके पेशाब के रास्ते में पेशाब का हल्का पिंक कलर का या लाल आना स्वाभाविक है क्योंकि तुरंत ही ऑपरेशन होता है तो थोड़ा बहुत पेशाब का पिंक कलर का आना नॉर्मल माना जाता है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करेंगे धीरे धीरे करके ये रेड कलर का यूरिन
धीरे धीरे नॉर्मल कलर में हो जाता है। इसमें 1 से 2 दिन, 3 दिन या लगभग 7 दिन तक भी टाइम लग सकता है। जब आपके पेशाब के रास्ते में कोई नली पड़ी होती है या कैथेटर पड़ा होता है तो आपको कभी कभी ब्लैडर स्पैज्म हो सकते हैं। ब्लैडर स्पैज्म यानी कि पेशाब की थैली जो है अचानक कभी भी सिकुड़ती है और आपको थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन के एरिया में, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा पेन हो सकता है। कैथेटर के आजू बाजू से थोड़ा बहुत यूरिन लीक हो सकता है। ये भी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। यूजुअली ये सिंपल दवाइयों से, एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों से ठीक हो जाता है। इसमें आपको जब आप अपने बेड पे हैं तो कोई भी सडन मूवमेंट अवॉइड करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए। कुछ मरीजों को ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका फ्लूइड इनटेक, पानी का इनटेक बहुत अच्छा नहीं रहता है, आपको भूखा रखा जाता है। डाइट भी होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होते। कुछ पेन रिलीवर मेडिकेशन भी आपको दिए जाते हैं, उनका भी साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है। और बेड पे आप 1 दिन तक लेट के रहते हैं तो इस रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाता है। इसको रिलीव करने के लिए आपको एनकरेज किया जाता है कि ऑपरेशन के बाद आप जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े होएं, वार्ड में चल सकें। इस तरह से करने से ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। कुछ मरीजों को लैक्सेटिव्स या एनीमा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप जब ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको सलाह ये दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और अपने डाइट में फाइबर का प्रयोग ज़्यादा करें। इसके अलावा मैं बता दूं कि कुछ मरीजों को थोड़ा बहुत ऑपरेशन के बाद पेन भी एक्सपीरियंस हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही मिनिमल होता है और इसके लिए पेन किलर आपको दिए जाते हैं। ज़्यादातर मरीजों में कैथेटर जो है वो दूसरे दिन सर्जरी के, जैसे आज सर्जरी हुई है तो 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है ये कैथेटर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद आप आराम से यूरिन कर पाते हैं। कुछ मरीजों में टेम्पररी रूप से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या यूरिन का लीक हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही कम मरीजों में ऐसा होता है और जिन मरीजों में ऐसा होता भी है उसमें धीरे धीरे करके ये कंट्रोल वापस आ जाता है। इसको फैसिलिटेट करने के लिए, इसको जल्दी से ये कंट्रोल वापस आ जाए, इसके लिए हम कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज भी आपको बताते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या साधारण जो लिटरेचर है उसमें इनको कीगल एक्सरसाइजेज कहा गया है। ये ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें हम पेशाब को कंट्रोल करने वाली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या उनको सिकोड़ने का प्रयास करते हैं। ये कैसे करना है ये आपके डॉक्टर आपको सिखाते हैं। इन कंट्रोलिंग एक्सरसाइज को कोई स्पेशल आसन या टॉयलेट में बैठकर ही करना है ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बैठे बैठे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आपको एक बार में 8 से 10 बार करना होता है और दिन में करीब 4 से 5 बार ऐसे 8 से 12 एक्सरसाइज के सेट्स को करना होता है। जब भी आपके पेशाब के कंट्रोल करने वाली मसल्स को आप सिकोड़ते हैं तो 1 से लेके 10 तक मन में गिनती करते हुए इसको उतनी अवधि के लिए सिकोड़ कर ही रखना होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके इसको रिलीज करना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद। यूजुअली आपके डॉक्टर 2 या 3 हफ्ते बाद आपको एक फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और जब बुलाते हैं तो उस समय आपका एक बार आपसे प्रॉपर पूछते हैं कि यूरिन की धार वगैरह कैसी आ रही है, पेशाब का कंट्रोल अच्छा है कि नहीं है, कोई फीवर तो नहीं है, पेशाब में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें पता करने के बाद अगर सब कुछ ठीक होता है तो आगे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कोई फॉलोअप करने की आवश्यकता नहीं होती है। मरीज खुद ही अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखते हैं और उसको आगे फॉलोअप करते हैं। यूजुअली जब हम ये प्रोस्टेट टिश्यू निकालते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेजते हैं, जिसको बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी की रिपोर्ट जनरली 5 से 7 दिन बाद आती है और इस ऑपरेशन के बाद इस बायोप्सी रिपोर्ट को अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना अत्यंत आवश्यक होता है। कभी कभी साधारण एनलार्जमेंट में और प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद बायोप्सी रिपोर्ट में कैंसर भी आ जाता है और फिर इसका आगे का ट्रीटमेंट आपके यूरोलॉजिस्ट आपको बताते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो प्रोस्टेट के ऑपरेशन के पहले और बाद आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।